लाइन चेंज कर लिख लो। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। रणमल वाज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ भारमली। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। रणमल वाज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ भारमली। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। जब चित्तौड़ के किले में रणमल को मार रहे थे तो रणमल का सबसे बड़ा बेटा था, बेटे का नाम था जोधा। क्या नाम था? देखो मैंने कल भी एक बात बोली थी बीच में, यदि आपने किसी ने ध्यान दिया हो, कि जब रणमल वहां पे था तो रणमल के भाई बेटे सब के सब लोग ही वहां पर थे। तो ये भाई बेटे जीते थे, ये चित्तौड़ के किले के नीचे रहा करते थे। रणमल चित्तौड़ के किले के अंदर है, ये लोग नीचे। उस दिन चुंडा किर इनका ये था कि रणमल को तो मार ही दिया किले के अंदर, अब रणमल के परिवार के जीते लोग सबको मार देते हैं, क्योंकि दो गुट बने हुए थे, सिसोदियों का गुट और राठौड़ों का गुट। तो सारे राठौड़ों को ही मार दो, एक साथ पंगा ही खत्म हो इनका। तो अब वो ऊपर से वहां रणमल को मारने के बाद वो है कि अब नीचे चलते हैं, जोधा जोधा के अंकल जोधा के भाई वो एक साथ बैठे, एक साथ मार देते हैं। जोधा उस टाइम शाम का टाइम था, ये कोई म्यूजिक सुन रहे थे, तो वो जो म्यूजिशियन था उस बेचारे को ये पता चल गया कि रणमल जी को मार दिया और अब किसको मारने के लिए आ रहे हैं? जोधा। जोधा बड़ा बेटा, इसको तो पक्का ही मारेंगे वो। तो वो जब नीचे आ रहे थे उसको पता चला इस बात का, तो उसने वो म्यूजिशियन ने म्यूजिक बजाते बजाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरी हो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया। जोधा ने बाकी भाइयों ने चप्पलें हाथ में ली, ठेठ बीकानेर के पास में गांव पड़ता है काउनी। कौन सा गांव है? काउनी बीकानेर के पास में पड़ता है। वहां जाके वापस पीछे मुड़ के देखा, कहा तो नहीं रहा कोई पीछे। तो जोधा ने कहा जाके शरण ली थी काउन। टुंडा ने कहा पीछा करो इनका। पर भाई साहब जोधा जोधा के भाई इनको दिखाई नहीं दिए। मौत पीछे आती हो तो आदमी के पग नहीं मरते भाई साहब। बाद टुंडा ने कई दूर पीछा किया, सिसोदियों ने फिर उनको लगा मरने दो, जाने दो, इनकी राजधानी भी कब्जा किया जाए। ये राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ के। मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। कौन सी थी? तो ये लोग कहां पर कब्जा कर लेते हैं? मंडोर। कुल मिला के पहले राठौड़ों के पास में खुद की राजधानी थी मंडोर, और मेवाड़ में दादागिरी चल रही थी। अब मेवाड़ की दादागिरी गई वो तो गई, साथ में क्या निकल गया? मंडोर। लिख लो, लिख लो। रणमल के बेटे जोधा ने, रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने, रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने काउनी नामक गांव में शरण ली। काउनी बीकानेर में पड़ता है। काउनी नामक गांव में शरण ली। तो सेल्टरेट विलेज नेम्ड काउनी। काउनी नामक गांव में शरण ली। तो काउ है कहाँ के हो? काउनी तो है फिर, किताब में काहुनी लिखा आता है काउनी। किताबों वाले काहुनी लिख देते, तू बीकानेर की फिर तो तेरे को पूछना नहीं चाहिए। काउनी नामक गांव में शरण ली। तो सेल्टरेट विलेज नेम्ड काउनी। कौन से गांव में शरण ली? काउनी नाम गांव। अब भाई उसके बाद में लाइन चेंज कर लीजिए। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। राठौड़ों का राज्य था मारवाड़, और मारवाड़ की राजधानी कौन सी हुआ करती? मंडोर। मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब सिचुएशन यह है कि मारवाड़, मारवाड़ की राजधानी कौन सी है? मंडोर, और मंडोर में आगे बैठ गए सिसोदिया। कौन आगे बैठ गए? सिसोदिया। और राठौड़ों को यहां से निकाल दिया भाई, राठौड़ बाहर है। अब जोधा अपनी सेना बनाए बाहर से, मंडोर पर अटैक करे, सिसोदिया कूट काट दे, वापस चला जाए। थोड़े दिनों बाद सेना वेना थोड़ी और इकट्ठी करके लाए, भाई भाई वापस हमला करे, कुछ लोग मर जाए, वापस चले जाए। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? एक बार ऐसे किसी युद्ध के अंदर और जोधा घायल हुआ बहुत भयंकर वाला, और घायल होने के बाद वापस जा रहा था। जब वापस जा रहा था तब रास्ते में प्यास लग गई। ये तो आप घायल हो, खून गिर रहा है आपका, प्यास लग गई। मारवाड़ का देश दूर दूर तक, ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पियो। और जोधा को लगा कि युद्ध में मरे नहीं मरे, आज प्यास से पक्के पक्के मर जाएंगे अपने। इसलिए जोधा ने देखा कि दूर किसी एक खेत में कोई किसान की एक झोंपड़ी दिखाई दी, और उसको लगा यदि वहां पर झोंपड़ी है तो पक्का ना पक्का मिनक होगा, कोई ना कोई होगा तो अपने को खाना भी खिला देगा, सॉरी पानी भी पिला देगा अपने। तो जोधा अपने घोड़े को उधर लेके जाता झोंपड़ी की तरफ। लेकिन झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते जोधा घोड़े पर ही घायल होकर गिर गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था, वो झोंपड़ी के आगे जाके खड़ा हो गया। जिस किसान का खेत था वो किसान तो खेत में था नहीं, उसकी वाइफ थी घर पे। उसने बाहर आके देखा कि एक घोड़ा खड़ा है, घुड़सवार लथपथ पड़ा है। वो समझ गई बेचारी कोई घायल पानी पीने आया होगा, उसने नीचे उतारा, खींच के लेके गई साइड के अंदर, थोड़ा हवा हवा डाली, पानी के छिंटे विंटे मारे तो थोड़ा होश आया। और उसने कहा पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस की। थैंक यू, मैं पानी पीने आपकी तरफ आ रहा था पर बेहोश हो गया पता नहीं कैसे। उसने कहा कोई नहीं, बैठ जा आराम से। बैठा के इधर थोड़ा बहुत पानी और पिया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई तो कहा ठीक है मैं चलता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, बहुत अच्छा किया। उस महिला ने कहा भाई खाना खा के चले जाओ। और गांव का रिवाज अभी भी कहता है कि घर आया हुआ आदमी भूखा तो जाना। शहर वाले तो चालू है इस मामले में, ये तो पूछते हैं कि खा के आए हो जाके खाओगे।
या तो खा के आए हो या जा के आओ। गांव वाले अभी तक है कि नहीं भाई खाना तो खिला ही देते हैं। जोधा और फिर है ना, गांव वालों ने कई टेक्निक जो शानदार बना रखी है, और गांव वालों ने खुद नहीं बना रखा है। यदि कोई खाने का पूछे तो मना नहीं करना है। अन्न अन्न को मना करना, यदि आपने अन्न को मना कर दिया फिर पूरे दिन खाना मिलेगा। ये तरीका ही था कि जहां मिले वहां झपटा मार लो भाई साहब, रुकना आपने नहीं है। तो जोधा ने कहा "हाँ, खा लूंगा"। तो उस महिला ने बेचारी ने खींचड़ा बनाया। खींचड़ा समझते हो? खींचड़ा खींचड़ी नहीं, खींचड़ी तो होती है बीमारों के, है ना, खींचड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो खींचड़ा बनाया, थाली में खींचड़ा डाल के बीचों बीच खूब सारा घी डाला। गांव में घी की वैसे कमी नहीं। अब जोधा को इतने साल भटकते हुए हो गए, घी देखे हुए कई दिन हो गए थे, संघर्ष के दिनों में कहा घी मिले भाई साहब। और तो घी देखते बीच में हाथ मारा, बीच में हाथ मारते हाथ जल गए। हाथ जल गए तो वो महिला पास में बैठी थी, उसने कहा तुम जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है। उसने कहा मूर्ख ही है, हर बार बीचों बीच हमला करता है मंडोर पर, और हार के वापस भाग जाता है। तो माई उसको क्या करना चाहिए? साइड साइड से गांव जीतने चाहिए। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, धीरे धीरे करता करता मंडोर पर आए, फिर जीत ले। बीचों बीच हमला करेगा, बीच में सिसोदिया सबसे अधिक बेटा, यहाँ कैसे जीत सकता है? और उसने कहा तू छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तेरे को तो खींचड़ा ही नहीं खाना था, साइड साइड से खा। साइड साइड से खाएगा तो बीच में घी तक पहुंचेगा। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है और खींचड़ा कैसे। अब भाई जोधा ने साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे एकदम बीच में पहुंचा, सिसोदियों को यहाँ से भगा दिया और वापस मंडोर पर क्या कर लिया, कब्जा। ये बात कुंभा को पता चली कि भाई जोधा ने वापस कहां पर कब्जा कर लिया है, मंडोर। कुंभा उधर सेना की तैयारी कर रहा है, तो जोधा ने अपनी बुआ के पास मैसेज किया, हंसा भाई बुआ लगते हैं, और कहा बुआ जी पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती जो भी रही होगी पापा की रही होगी, आपके साथ जो भी दुश्मनी रही है, और यदि हमारी भी गलती थी तो 15 साल भुगत लिए, अब हमने कब्जा कर लिया है, और अब यदि कुंभा आएगा तो भी हम कब्जा छोड़ने वाले नहीं है, पर ये लड़ाई कितने साल तक चलानी है? जो होना था वो तो हो गया, अब इस लड़ाई को बंद करो। हंसा भाई भी समझ गई, उसने अपने पोते को कहा कि भाई अब जो भी है उसको लड़ाई झगड़े को बंद कर दो। तो कुंभा और जोधा आपस में संधि कर लेते हैं, आंवड़ बांवड़ की संधि। कौन सी कर लेते हैं? लिख लो, आंवड़ बांवड़ की संधि। आप लिखो, मैं समझा दूंगा। आंवड़ बांवड़ की संधि कब हुई? 1453। किस किस के बीच में? संधि में एक आ गया भाई, इतने दिन तक कुंभा कहां का राजा? मेवाड़। और कब्जा कहां करेगा उसने? मारवाड़। लेकिन अब कहा भाई मारवाड़ दे दिया जाए जोधा को, और मेवाड़ किसका रह जाए? कुंभा का। तो अब ये बाउंड्री कहां बनाई जाए? तो ये कहा गया कि जहां तक हरियाली है वहां तक तो मेवाड़, और जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है वो क्या है? मारवाड़। तो मेवाड़ में एक हरे रंग की झाड़ी होती है, उस झाड़ी को बोलते हैं आंवड़। क्या बोलते हैं? झाड़ी नुमा छोटी झाड़ी होती है, बुश होती है छोटी, उसको क्या बोलते हैं? आंवड़। तो जहां तक ये हरी भरी झाड़ियां आंवड़ है, वो तो क्या हो गया? मेवाड़। बावड़, पश्चिमी राजस्थान में एक पेड़ होता है बबूल। बबूल होता है बबूल, जिसको एक बात एक और बोलते हैं हम किंकर। बावड़िए किंकर बबूल जो होता है, जहां से आगे बबूल शुरू हो जाएगा, किंकर शुरू हो जाएगी, बावड़िए शुरू हो जाएंगे, वो क्या जाएगा? मारवाड़। तो कुल मिला के बांट आ गया। जहां तक हरियाली है आंवड़ है वो तो क्या हो जाएगा? मेवाड़। जहां से बावड़िए रेगिस्तान शुरू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? और ये बाउंड्री लगभग पाली में एक जगह पड़ती है, सोजत। कौन सी जगह? पाली में सोजत नाम की जगह। इस सोजत में कह दिया गया भाई सोजत के इधर इधर तो मेवाड़, और सोजत के इधर इधर क्या है? मारवाड़। और अभी भी आप देखोगे तो लगभग यही स्थिति है। आप सोजत के उधर ढलोगे तो पूरी हरियाली दिखेगी, सोजत के इधर आओगे आपको पता चलेगा वास्तव में मारवाड़ शुरू हो चुका है। देख लो। इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी, इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। मंडोर वॉज गिवन बैक टू जोधा। जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। मंडोर वॉज गिवन बैक टू जोधा। जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। मंडोर वॉज गिवन बैक टू जोधा। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत पाली में पड़ता है। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को किसकी सीमा बनाया गया?
फिर है ना, राजाओं में जब लंबे टाइम तक लड़ाइयां चलती ना, मैंने बताया 15 साल की लड़ाई के बाद में संधि हुई थी, तो रिश्तेदारियां कर लिया करते। तो कुंभा का एक बेटा, उसका नाम है रायमल। क्या नाम है? इसकी शादी जोधा की बेटी के साथ कर दी गई। जोधा की बेटी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? कहा भाई एक बार वापस रिश्तेदारियां कर लो, रिश्तेदारियां कर लेंगे तो वापस एक बार थोड़ा राजीनामा हो जाएगा, तो वापस जो मनमुटाव है वो मिट जाएगा, मन में कुछ ही प्रकार का किसी की कुछ भी कोई गलत भावना नहीं रहेगी। तो रायमल की शादी किसके साथ कर दी गई? श्रृंगार कंवर। रायमल किसका बेटा है? कुंभ। और श्रृंगार कंवर किसकी बेटी है? लिख लो। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह, जोधा मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह, जोधा मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के राजकुमार रायमल से कर दिया था। मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर टू कुंभाज प्रिंस रायमल। कुंभा के राजकुमार रायमल से कर दिया था। टू कुंभाज प्रिंस रायमल। कुंभा के राजकुमार रायमल से कर दिया था। कुंभा के कौन से राजकुमार से? रायमल। कौन सी राजकुमारी का? श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर किसकी राजकुमारी? ये पूरा फ्लैशबैक है, पुरानी कहानी है कि मोकल की डेथ होती है झीलवाड़ा में। मोकल की डेथ के बाद में कुंभा राजा बनता है। कुंभा राजा बना तो संरक्षक कौन बना? रणमल। रणमल ने किसको मार दिया? राघवदेव। तो रणमल को मारने के लिए वापस कौन आया? चुंडा। रणमल को मार दिया गया, जोधा वहां से निकल गया, फिर जोधा वापस कैसे लेता और कैसे संधि हुई, पूरा वही कहानी है, वहीं से सूत्र पकड़ के चल रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाचा और मेरा और मैपा पंवार मोकल को मारने के बाद में मालवा भाग गए थे, और मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी राजा हुआ करता। तो महमूद खिलजी को और रणमल ने समाचार भी भेजा था कि भाई हमारे 3 बंदे तेरे एरिया में घूम रहे हैं, दे दे, पर उसने देने से क्या कर दिया था? मना। बाद में इनके बीच में लड़ाई हुई। इनके बीच लड़ाई हुई मालवा मध्य प्रदेश में, तो वहीं मालवा की तरफ मध्य प्रदेश में एक जगह है सारंगपुर। कौन सी जगह? लिखो, सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर मध्य प्रदेश में। किस किस के बीच में हो रहा बताओ देखे? कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट कहां का राजा है? माल। अब लिखो, युद्ध के कारण। क्यों युद्ध हुआ इनके बीच? युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। एक तो ना बड़ा सा याद ही रखना आपने कि भाई जब भी युद्ध का कारण दो बराबर वाले राजा होते हैं तो उनके बीच में साम्राज्य विस्तार ही होता है ना। तो लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। एक हमने पढ़ाई था कि चाचा मेरा मैं पपवार मार के कहां भाग गए थे? मालवा। इसका मतलब मोकल के हत्यारों को शरण कौन दे रहा है? महमूद खिलजी। इस बात को कौन सहन करेगा कि उसके पिता के हत्यारों को कोई दूसरा शरण दे दे? दूसरा लिखो, महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। मोकल के हत्यारों को क्या दी थी? शरण दी थी। एक और सुनना, इधर जब महमूद खिलजी राजा बना था ना, तो महमूद खिलजी का एक भाई से नाराज है, उसका नाम है उमर खान। क्या नाम है? उमर खान। वो चाहता है कि मालवा का राजा वो बने, लेकिन मालवा का राजा कौन बन गया था? महमूद खिलजी। तो वो भाग के कुंभा के पास आ गया। किसके पास आ गया? और उसने कुंभा कहा, कुंभा मेरी हेल्प कर और मेरे को महमूद खिलजी से लड़ना है। कुंभा ने उसको सहायता की और उसने सारंगपुर पे कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया? भाई ये मालवा है, और मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। यहाँ पर एक बंदा और राजा बनना चाहता, वो कौन है? उमर खान। वो किसके पास आ गया? कुंभा। कुंभा ने सहायता की तो उसने एक इलाका छीन लिया। ये जो इलाका छीना, ये कौन सा है? सारंग। कौन सा है? सर। अब महमूद खिलजी चाहेगा ना कि उसका सारंगपुर वापस मिले, तो महमूद खिलजी ने कहां पर अटैक किया? सारंगपुर। किससे लड़ने के लिए? उमर खान। किसे? उमर। और उमर खान के पीछे कौन है?
तो उमर खान ने कुंभा कहा कि भाई तूने कहा था सारंगपुर पे कब्जा कर ले, मैंने कर लिया, पर ये महमूद खिलजी कूटने के लिए आ गया मेरे को। कुंभा ने कहा वहीं रह, 10 मिनट में तेरा भाई आ रहा है, लोकेशन शेयर कर तू। कुंभा हाथों हाथ वहां गया, उसने महमूद खिलजी को ढंग से धोया था इस युद्ध में। लिखो एक कारण और लिख लो। कुंभा कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प्ड उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प्ड उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प्ड उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। इसी में कंटिन्यू करना। तथा उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। तथा उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड ही कैप्चर्ड सारंगपुर। किसने? उमर खान ने ना। तथा उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड ही कैप्चर्ड सारंगपुर। एक कारण तो यह है कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। एक यह है कि महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दे दी, और कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की क्या कर दी? सहायता कर। और उमर खान ने कहां पर कब्जा कर लिया? कारण हो गया। अब लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय की याद में टावर बना दिया था, विजय स्तंभ। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अब और सुन देखो, हम कल पढ़ रहे थे कि नागौर में एक राजा, उसका नाम है फिरोज खान। क्या नाम है? फिरोज खान जब मर गया तो उसके मरने के बाद में उसका बेटा राजा बनना चाहता है। बेटे का नाम है शम्स खान। क्या नाम है? शम्स खान फिरोज खान का बेटा है, और कहां का राजा बनना चाहता है? नागौर। कहां का? नागौर। एक फिरोज खान का भाई है, उसका नाम है मुजाहिद खान। क्या नाम है? और ये कहता है मैं राजा बनूंगा। कुल मिला के चाचा भतीजे में लड़ाई है। कौन कौन चाचा भतीजा बताओ देखे? शम्स खान और मुजाहिद खान। कहां का राजा बनना चाहते हैं? हेडिंग डालो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। अब सुनना, देखो मेरी बात। कौन कौन लड़ रहे हैं नागौर में राजा बनने के लिए? शम्स खान और मुजाहिद। भाई इसमें मुजाहिद खान जीत गया और वो बन गया राजा। उसने अपने भतीजे शम्स खान को कूट पीट के निकाल दिया। तो शम्स खान भाग के आ गया कुंभा के पास। कहाँ गया? और उसने कहा भाई कुंभा तू मेरी हेल्प कर और मेरे को कहाँ का राजा बनवा दे? नागौर। कुंभा ने हेल्प की। कुंभा ने जाकर किसको हराया? मुजाहिद खान। किसको राजा बना दिया? और उसने शम्स खान कहा कि अब तू मेरे अंडर है। साहब बाकायदा आपने राजा बनाया, आपके अंडर हूं, टैक्स भेज देना मेरे को। ठीक है। शम्स खान ने थोड़े दिन तो राज्य में टैक्स भेजा। थोड़े दिन बाद उसने कुंभा को नहीं दे रहा, जो तेरे जी मैन वो कर लेना। कुंभा ने कहा वहीं रुक, मैं आ रहा हूं बाकी तो। जब कुंभा नागौर की तरफ आया, शम्स खान को लगा ये मारेगा, तो शम्स खान भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? गुजरात का राजा हुआ करता उन दिनों में कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात। और कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा कि और भाई शम्स खान कैसे है? उसने कहा बस यूं ही वॉकिंग करता करता ही आ गया था। मत क्या समाचार है? तो शम्स खान ने कहा कि यार एक काम था तेरे से। बता क्या काम था? कि मैं मेरी बेटी की शादी तेरे साथ करना चाहता हूँ, क्या तू तैयार है? कुतुबुद्दीन शाह ने कहा हो आज ही कर दे बोले। तो शम्स खान ने अपनी बेटी का ब्याह किससे किया? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा है? अब कुतुबुद्दीन शाह का शम्स खान ससुर बन गया। उसने पूछा और ससुर जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो अब शम्स खान रोया जोर जोर से। मतलब बेटी विदाई में कम रोई, शम्स खान रोया ढहा ढहा करके रोया। पूछा कुतुबुद्दीन शाह ने कहा हुआ अरे ससुर जी बात तो क्या हुआ? आगे मुझे कुंभा ने पीटा। क्यों पीटा? ऐसे ऐसे बात हुई उस बात पे। कुतुबुद्दीन शाह नया नया जमाई बना, तो उसने कहा अच्छा कुंभा की त्यों का चलो मेरे साथ। तो कुतुबुद्दीन शम्स खान का मैं थोड़ा पीछे रहूंगा, आगे आगे आपको रहना पड़ेगा। तो दोनों कौन आए मिलके? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान। किसको हराने के लिए? कुंभा ने दोनों को पीटा। तो इस बार ससुर जमाई दोनों साइड में मुंह कर करके चले एक दूसरे की तरफ। तो कहते बेइज्जती होगी ना एक दूसरे के सामने। लिखो, कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान।
कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की थी। हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। लेकिन थोड़े समय पश्चात बट आफ्टर सम टाइम। लेकिन थोड़े समय पश्चात बट आफ्टर सम टाइम। लेकिन थोड़े समय पश्चात बट आफ्टर सम टाइम वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। किसको अप्रोच करता है? कुतुबुद्दीन शाह एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हरा दिया। कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हरा दिया। कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात। अब कोई पूछेगा आपसे सवाल प्री में कि कुंभा का गुजरात वालों से लड़ाई कौन सी रियासत को लेके थी? नागौर। किसको लेके थी? नागौर के चक्कर में पंगा हो गया था उसका गुजरात वालों से। अब उत्तर भारत में अपने 4 बड़ी रियासतें हुआ करती। एक थी दिल्ली, एक थी मालवा, एक थी गुजरात, एक थी मेवाड़। कौन कौन सी 4? दिल्ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़। दिल्ली इस टाइम बड़ी कमजोर थी। दिल्ली वाले राजाओं की तो चलती नहीं थी उस समय। यूं आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि दिल्ली की राजा की दिल्ली से पालम तक चलती थी। कहां से कहां तक चलती? दिल्ली से पालम। दिल्ली से पालम का मतलब है जयपुर से सांगानेर। दिल्ली के बाहर एक गांव, उस गांव का नाम क्या है? पालम। तो बस एक गांव तक ही चलती है, उनकी ज्यादा दूर तक चलती। तो दिल्ली तो कमजोर हो रखी है। तो 3 बड़ी रियासतें बची। कौन कौन सी? मेवाड़, मालवा। कुंभा ने पहले कुंभा मेवाड़ का राजा है, पहले उसने किसको हराया? मालवा वालों को। अब उसने किसको हरा दिया? गुजरात। तो मालवा गुजरात वालों को लगा कि अलग अलग कुंभा से लड़ेंगे तो पार पड़ेगी। तो मालवा गुजरात वाले आपस में संधि कर लेते कि महमूद खिलजी पहले हार के गया था, अब कौन हार के जा रहा है? कुतुबुद्दीन शाह। तो महमूद खिलजी को पता चला कि कुतुबुद्दीन शाह हार के जा रहा है, तो वो कुतुबुद्दीन शाह के पास आ गया। उसने कहा भाई और सुना क्या बात है? और कुतुबुद्दीन शाह ने कहा पीटा कुंभा ने भयंकर वाला। महमूद खिलजी रोया, उसने कहा मी टू, थोड़े दिन पहले मेरे को पीट दिया था। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। जिनके दुख एक जैसे होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे दोस्त होते हैं। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई। गुजरात में एक जगह पड़ती है चांपानेर। कौन सी जगह? लिखो चांपानेर की संधि। ट्रीटी ऑफ चांपानेर। कौन कौन सी रियासतों के बीच में हो रही है? मालवा और गुजरात। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन है? और गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कौन सी संधि भी बताओ देखिए? चांपानेर। गुजरात में जगह पड़ती है चांपानेर। तो चांपानेर की संधि मालवा और गुजरात के बीच में। क्या ऑब्जेक्टिव है इस संधि का? क्या करना चाहते हैं वो? कुंभा को, है ना? उनका ये था कि कुंभा को हराएंगे, फिर मेवाड़ को बांट लेंगे। आधा मेवाड़ गुजरात रख लेगा, आधा मेवाड़ कौन रख लेगा? मालवा। लिख लो संधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। संधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। अब भाई दोनों मिल गया इस बार। इधर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बदनौर। कौन सी जगह? लिखो बदनौर का युद्ध।
बैटल ऑफ बदनोर। बदनोर का युद्ध, दोनों की मिलीजुली सेनाएं आई, कुंभा ने दोनों को एक साथ कूट दिया। इस बार देखो, कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। आज देखो ये मेवाड़, मेवाड़ के साइड में इधर आपका पड़ता है गुजरात। कौन सा था? गुजरात। मेवाड़ गुजरात के बीच में एक अपने छोटी सी रियासत और थी, सिरोही। कौन सी रियासत है? सिरोही। और सिरोही का जो राजा, उसका नाम है सहसमल देवड़ा। क्या नाम है? कहां का राजा सहसमल देवड़ा? सिरोही का राजा। सिरोही कौन कौन सी दो बड़ी रियासतों के बीच की एक छोटी सी रियासत है। कुंभा साम्राज्यवादी राजा, कुंभा ने सिरोही के थोड़े हिस्से दबा लिए थे, तो कुंभा सिरोही की तरफ अपने साम्राज्य का क्या कर रहा है? विस्तार। तो सहसमल देवड़ा किससे परेशान है? कुंभा से। उधर गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह किस पर हमला करने के लिए जा रहा है? कुंभा। उसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तू बता मेरा साथ देगा, कुंभा का साथ देगा? सहसमल देवड़ा ने दिमाग लगाया, यार कुंभा वैसे ही अपने पर आक्रमण करता रहता है, तो अपने किसका साथ दे देना चाहिए? सहसमल देवड़ा, सॉरी इसका कुतुबुद्दीन शाह का। क्योंकि यदि अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो इस बार कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलकर कुंभा को तो मार देंगे, तो कुंभा वाला खतरा तो समाप्त हो जाएगा। पर जो छोटी रियासतें होती है उनको दोनों तरफ से डर लगता है, भाई इधर से कुंभा आ रहा है तो इधर से कुतुबुद्दीन शाह भी तो आ सकता है। पर कुतुबुद्दीन शाह की अपने सहायता करेंगे तो ये अपने क्या बन जाएगा? दोस्त। एक साइड वाला दोस्त बन जाएगा, एक साइड वाला क्या हो जाएगा? खत्म। तो अपने सेफ रह जाएंगे बीच में। तो उसने किसका साथ दिया? कुतुबुद्दीन शाह। पर कुतुबुद्दीन शाह तो खुद ही हार गया। जब कुतुबुद्दीन शाह हार के चला गया तो कुंभा ने पूछा कि अरे वो इस बार कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था, बीच में चाय नाश्ते का प्रबंध किसने किया था रे? पता चला साहब सिरोही के कौन से राजा ने किया। कुंभा ने जाके इस बार किसको कूटा? देखो, कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। ये कुंभा की राजनीतिक बातें हैं सारी। उसने किससे लड़ाई की थी, किससे जीता था, किससे हारा था, कौन उसके खिलाफ था, कौन संधियां कर रहा है, किससे वो संधियां कर रहा है, वही सारी बातें। राजा का एक पोर्शन होता है राजनीतिक है, क्या हो सकता है उसका? सांस्कृतिक। लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। और याद रखने वाली बातें यही है। युद्ध बस पढ़ने पड़ते हैं, कि नहीं पढ़े तो अपने लगता है यार राजा पढ़ा, अपने पढ़ा ही नहीं। बाकी युद्धों के सवाल आने तो अब क्या हो चुके हैं, है ना। मेंस में जरूर कई बार काम आ सकता है कि कुंभा भी बड़ा सवाल आए तो अपने को दोनों बातें लिखनी पड़ती है, तो अपने वो सोच के पढ़ लेते हैं। बाकी राजाओं की हमेशा क्या महत्वपूर्ण ज्यादा होती है ना। और इसका तो मैं एक एग्जांपल दूं कि ट्रेंड चेंज होता है जी। आज के कई साल पहले, आज के 20-22 साल पहले की आप एनसीईआरटी की किताबें उठा के देखिए, उन एनसीईआरटी किताबों में मिलेगा कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। अशोक की एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसका बेटा ये था, एक रानी ये थी, उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। मतलब ये भी नाम मिलते हैं। रानियां कौन कौन है और उनके टाबर कौन कौन है, ये भी नाम दे रखे हैं। और ये भी लोग याद करते हैं, और ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सी रानी का कौन सा बेटा हुआ करता था। आप अभी नई एनसीईआरटी उठा के देखिए, पूरी किताब छान मारेंगे, राजा का नाम ही नहीं है। युद्ध छोड़िए, राजाओं के नाम नहीं है, सीधा लिख रखा उन्होंने, एक मौर्य राजा के समय ऐसा हुआ था। क्यों करने हैं नाम याद? उस समय कोई महत्वपूर्ण घटना हो जिससे आने वाले समय पर प्रभाव पड़ा हो तो पढ़ लिया जाए, वरना उसको पढ़ने की आवश्यकता तो बहुत कम, इक्का दुक्का जगह कोई नाम आ जाएगा, बाकी इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं। तो उसमें मुझे एक चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, 7th क्लास का एक चैप्टर, 6 या 7th का एक चैप्टर है, 6 में शायद। इसमें चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ कि एक दिन अरविंद स्कूल से घर आया। उसने घर आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन में हम एक ड्रामा प्ले करेंगे, उस ड्रामा में मैं राजा का रोल करूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई और मम्मी सोचने लगी कि जब मेरा अरविंद राजा बनकर मंच पर खड़ा होगा तो कड़कती हुई मूछों और फड़कती हुई तलवार में कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने मम्मी को लगभग झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मैं मंच पर कुर्सी पर बैठकर वीणा बजाऊंगा, इसलिए मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो और मुझे क्या दिलवा के लाओ? वीणा।
मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो उस समय वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, आज हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाए। मतलब समुद्रगुप्त भारत का वो राजा था जिसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, फिर भी उसके बारे में सवाल ये है कि वो क्या बजाया करता था। तलवारों की टंकार हर किसी ने चलाई होगी, कोई वीणा की झनकार उत्पन्न करे, वो राजा कौन था। तमाम ऐसे राजा रहे होंगे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, पर उन लड़ाइयों के बीच में किसी ने पेंटिंग को बढ़ावा दिया, किसी ने बुक्स लिखवाई थी, किसी ने वीणा बजाई थी, वो राजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समुद्रगुप्त खुद भी इसको महत्वपूर्ण मानता है कि समुद्रगुप्त को कहा गया कि सिक्कों पर आपकी फोटो देनी है सर, कौन सी फोटो दे। उसने कहा वीणा लाओ। वो वीणा लेके बैठा, उसने कहा ये बड़ा पोज शाहरुख खान वाला जो है ना, मोहब्बतें वाला, ये दे दोगे तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। तो उसके बाकायदा सिक्के हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीणा वादन प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, किसने चलाए थे। जैसे अपने भारत का एक राजा, पूरे भारत का राजा वीणा बजाता, वो राजा कौन था, समुद्रगुप्त। वैसे अपने राजस्थान का कोई राजा वीणा बजा रहा था, तो वो कौन था। संभागी सांस्कृतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो गई अपने आप में। अच्छा, कल्चर में क्या क्या